नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर रियासतों के वज़राए आला से बात करते हुए गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला पर महंगाई का बम फोड़ दिया। वज़ीर आज़म ने कुछ रियासतों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट नहीं घटाया, जिसकी वजह से इन रियासतों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनके पड़ोसी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा हैं। खास बात यह कि जिन रियासतों का वज़ीर आज़म ने नाम लिया, इनमें एक भी बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतें नहीं हैं। पीएम ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और रियासतों से वैट कम करने को कहा था, लेकिन कई रियासतों ने ऐसा नहीं किया। पीएम ने यह भी कहा कि वो कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपील कर रहे हैं कि वैट कम करें ताकि रियासतों के अवाम का भला हो। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि गैर बीजेपी रियासतों वाली हुकूमतों को लेकर पीएम का बयान गैर मुनासिब है। ममता ने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों को ज्यादा फंड मुहैया कराती है। ममता ने यह भी कहा कि बंगाल का 97,000 करोड़ रुपये मरकज पर बकाया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फिरकावाराना तशद्दुद, पत्थरबाजी और हुकूमत की निदामी कार्रवाई को लेकर अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत जारी ही थी कि साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के बयान से एमपी की सियासत में नई बहस छिड़ गई। साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के जरिए नीमच में दिए गए बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनके पास ऐसी शिकायतें हैं कि बीजेपी के लोग गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद पत्थर फेंकवाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह के बयान से तो यह साबित हो गया कि पत्थर कहां से आते हैं, लेकिन मुंह भराई की सियासत करते हुए उन्होंने पूरी कौम को जिस तरह से बिकाऊ बताया है वो अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। और उसमें PIL मेरी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से एक निर्देश दिया है कि किस तरह से सरकार को हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका पालन सरकार नहीं कर रही है, चाहे कांग्रेस ही कर हो चाहे भाजपा की हो। लेकिन मध्य प्रदेश का तो मैं जानता हूं नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने PIL मध्य प्रदेश सरकार में लगाई है। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में अच्छा नहीं किया। जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद बुलडोजर कार्रवाई की जद में मजदूर और गरीब खानदान आ गए थे। कई की तस्वीरें भी वायरल हुई। ऐसे ही लोगों में शामिल छोटे बच्चे आसिफ की अपनी गुल्लक के पैसे उठाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इस खानदान की मदद को लोग आगे आए। वहीं यह खानदान अब पैसों की मदद के बजाय कारोबार और MCD से दुकान की अपील कर रहा है। अरे ये उठाने के लिए बोल दो ना, हम उठा लेंगे। ये कैंप का सब तो सारा उठा लेंगे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के बीच अपनी गुल्लक के पैसे उठाते आसिफ की ये बेबसी की तस्वीर वायरल हुई थी। अकबर, आसिफ और रहीमा का परिवार जहांगीरपुरी C ब्लॉक में 1972 से रहता आया है। कोलकाता से आए खानदान के तमाम लोगों ने दिल्ली में ही जन्म लिया।
जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी और तशद्दुद के बाद अकबर की कोल्ड ड्रिंक की दुकान को तोड़ दिया गया। इस खानदान की मदद के लिए हिंदू मुसलमान सभी ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन अब परिवार अपील कर रहा है कि मदद में पैसे ना देकर एमसीडी उन्हें दुकान दे दे, जिससे वो अपने खानदान की जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। पैसे तो खर्च हो जाएंगे, ये तो मुझे मालूम है। फिर जो दुकान है वो तो हमारी जरिया, हमारे रोजी रोटी है। मैं चाहती हूँ ये पैसे भी सरकार जिससे जो मदद है, तो मैं ये चाहती हूँ सरकार से कि थोड़ा सा ही हमें जो एमसीडी की तरफ से दुकान दे दे, जो हमारे बच्चों के फ्यूचर बन जाए, क्योंकि यही से हमारी रोजी रोटी चलती है। मैं यही चाहती हूँ। दरअसल अकबर की रेडी पट्टी की दुकान में कोल्ड ड्रिंक का काम होता था। बंधन बैंक से 2 लाख का लोन लिया था, जिसकी हर महीने 12,000 किस्त जाती थी। कई चालान भी भरे थे, तमाम कागज पूरे थे। फिर बुलडोजर चला दिया गया। मैंने 2 लोन लिया था, एक मेरा 2 लाख का है और एक मेरा 50,000 का है। 50,000 वाला जो कागज था वो दुकान के अंदर था, क्योंकि वो तोड़ दिया, वो कागज मुझे मिला नहीं। जो 2 लाख वाला था वही कागज मैंने आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपके चैनल के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से भी, एमसीडी से भी, आप गरीब के ऊपर थोड़ा कृपया कीजिए कि हम लोगों का जो रेडी पट्टी तोड़ा गया है, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं था कि रेडी पट्टी भी तोड़ेंगे। अगर सरकार और एमसीडी की तरफ से अगर गरीब को ये मदद मिल जाए, एक ठिया मिल जाए एमसीडी की तरफ से, आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी भी मैं कोई, आज अगर आप मेरे ये मदद नहीं करोगे, मैं कल चल के फिर रेडी पट्टी लगाऊं, फिर तो कमेटी या कोई ना कोई तोड़ देगा। आसिफ सरकारी स्कूल जाता है, फिलहाल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। खानदान को फिक्र है कि मस्जिद और आसपास के इलाके बंद रखने की वजह से रोजी रोटी और कमाई का जरिया पैदा नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि परिवार मदद की बजाय दुकान लॉट किए जाने की अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। औरंगाबाद में एक मस्जिद के करीब नमाज के वक्त गाने बजाने के इल्जाम में रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला एक रोज पहले मंजर आम पर आया। अब इस मामले में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी रेलवे सब इंस्पेक्टर के दिफा में सामने आ गई है। बीजेपी के लीडरों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और रेलवे सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की। बीजेपी लीडरों का दावा है कि रेलवे सब इंस्पेक्टर को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। सिल्क मिल कॉलनी येथे काही लोक जमलेले आहेत। मस्जिदच्या समोर आक्षेपार्ह गाणं वाजवलं म्हणून ते लोक एकत्र, त्याला असा फोन होता। सदरच्या गाण्यामुळे तिथले वातावरण जे आहे ते लोकांमधलं, जनमानसामध्ये 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण झालं होतं। त्यामुळं आम्ही सदर ठिकाणी गुन्हा दाखल केलेला आहे। या संभाजीनगर शहरामध्ये पोलीस खात्यातील एका अधिकाऱ्याच्या घरामध्ये घरगुती कार्यक्रम, बायकोचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम चालू असताना केवळ मस्जिदीला त्या ठिकाणी अडथळा निर्माण झाल्याचा गुन्हा जो या ठिकाणी दाखल झालेला आहे तो अत्यंत निषेधार्ह आहे। हिंदूंनी आता घरामध्ये स्वतःचे सण साजरे करू नयेत, उत्सव साजरा करू नये आणि अशा प्रकारचं एक रझाकाराचं राज्य ज्यावेळी आता या ठिकाणी या औरंगाबादमध्ये संभाजीनगर शहरामध्ये आम्ही अनुभवतोय आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे की ज्या कुटुंबियावरती हा आरएसएस मुसलमानों की मुखालिफ नहीं बल्कि तमाम तबकों को यकसा नजर से देखती है। बेंगलुरु में आरएसएस की शाख मुस्लिम शाख राष्ट्रीय मंच की इफ्तार पार्टी में इन ख्यालात का इजहार किया गया। इफ्तार पार्टी में आरएसएस के नुमाइंदों और बीजेपी अक़लियती मोर्चा के लीडरों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने स्कूलों में हिजाब के सिलसिले में हुकूमत के फैसले को दुरुस्त ठहराया। बड़ा अच्छा मौका है, अच्छा दिन है। एक मुसलमानों के लिए, हमारे अल्पसंख्यक के लिए ये खुशखबरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो मुसलमानों के दुश्मन है, जो कम्युनल पार्टी है बल्कि जो बोल रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की एक शाख है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की एक शाख है जो दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के दुश्मन नहीं है बल्कि मुसलमानों के दोस्त हैं। ये सबूत देना चाह रहे हैं और ये सबूत है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो इफ्तियार पार्टी रखी है। बीजेपी का हो या आरएसएस का, जो भी मुसलमान एक माइक पे आता है तो एक अब मीडिया से पहला सवाल होता है हिजाब के बारे में। तो हिजाब गवर्नमेंट से कहीं बैन नहीं किया गया है। ये बताया जा रहा है कि स्कूल में वो भी क्लास के अंदर, सिर्फ क्लास के अंदर इक्वालिटी होने के लिए
हर एक स्टूडेंट इक्वल दिखना। अब नकाब में अच्छा सा अच्छा चमकी वाला पहन के आके बैठ गया तो मैं वो लड़की आके बैठ गई तो दूसरी लड़की होती है, उसके दिल में क्या होगा, जो गरीब लड़की होती है उसको भी दिल में ख्वाहिश होगी ना, मुझे भी ऐसा डालना है। तो इस वजह से आप पहन के आइए, बुर्खा भी पहन के आइए, हिजाब भी पहन के आइए, लेकिन सिर्फ क्लास के अंदर उसको काट के बैठिए, फिर आप जाते वक्त हिजाब या बुर्खा डाल के जा सकते हैं। जी, इफ्तार पार्टी रखी गई। अभी हम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स को भी आरएसएस की ये जो भाग है एमआरएम और हमारे बीजेपी का भी, कि हम मुस्लिम्स भी बहुत अच्छे मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखाया जाता है वो कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हमें चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मालेगांव शहर में मुबारक माह रमजान को अलविदा कहने और बाजारों में भीड़ नजर आने लगी है। शीर खुरमा और सेवाइयों की रिवायती दुकानें भी सजी हुई हैं। तो रमज़ान का आखिरी अशरा जारी है। इस अशरे में खुसूसी इबादत का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इस अशरे में सबसे ख़ास इबादत एतकाफ़ है। आइए देखते हैं अजमेर में मोतकफ़ीन कैसे इबादत कर रहे हैं। रहमतों, बरकतों और निजात का महीना रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। ये अशरा निजात का है और इस अशरे में सबसे खास इबादत एतकाफ है। अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया भर के लाखों मोतकिफीन एतकाफ में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में भी मोतकिफीन की बड़ी तादाद है जो अपने रब की रजा के लिए एतकाफ में बैठे हैं। ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी एतकाफ का मंजर काफी रूह परवर है। लोग एहतिकाफ के लिए मस्जिदों में बैठ गए हैं। ये तीसरा और आखिरी अशरा है, ये निजात का है। अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दुआएं कबूल फरमाता है और निजात अता फरमाता है। इसमें मस्जिदों के अंदर जो हजरात हैं पर्दा डाल करके बैठते हैं और वहीं खाते पीते हैं, टॉयलेट वगैरह के लिए बाहर आते हैं, वरना वो बाहर नहीं आते हैं। और इसमें जितना भी हो सके कुरान पढ़ा जाए, सबसे बेहतरीन इबादत वही है। ख्वाजा की दरगाह से मुत्तसिल मस्जिद में जो मुतकिफीन एतकाफ में बैठे हैं, उनके खाने पीने यानी सहर इफ्तार का इंतजाम दरगाह कमेटी के जरिए किया जाता है। दरगाह शरीफ के दारोगा ने इसकी तफसील कुछ यूँ बयान की। सब इसमें जो ज़ायरीन एतकाफ में बैठना चाहते हैं तो उनका पूरा इंतज़ाम दरगाह कमेटी करती है, बैठने का, शहरी और अफ्तार का और उनके नहाने धोने का, तहारत वगैरह का सारा इंतजाम दरगाह कमेटी की तरफ से किया जाता है। इसमें शाहजनी मस्जिद में इस साल 36 आदमी ज़ायरीन बैठे हैं जो एतकाफ इबादत के लिए, और अकबरी मस्जिद में लगभग 30 आदमी बैठे हैं। बहरहाल इस अशरे में एतकाफ की बड़ी अहमियत है। अगर मोहल्ले का एक शख्स भी एतकाफ करता है तो पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है और सभी नेकी में शरीक होते हैं। यही वजह है कि एतकाफ को आखिरी अशरे के एतकाफ में दीगर इबादतों पर फौकियत हासिल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अजमेर से तनवीर की रिपोर्ट। माह सियाम का तीसरा अशरा फर्जंदान तौहीद पर सायफगन है। तीसरे अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में लाखों मोतकफीन मसाजिद में अपने रब को राजी करने के लिए इबादत में वक्त गुजार रहे हैं। ऐसे में जमीयत उलमा राजस्थान के सदर मौलाना मुफ्ती महमूद कासमी ने लोगों और ख़ासकर नौजवानों से अपील की है कि वो इस अशरे नजात में अपना कीमती वक्त बर्बाद न करें और इबादत में मसरूफ़ रहें। रमज़ान का जो महीना है बड़ी बरकतों वाला है, रहमतों वाला है और 11 महीनों से इसको एक बड़ी फजीलत हासिल है। इसके 3 हिस्से, एक रहमत का हिस्सा है, एक मगफिरत का है, एक जहन्नम की आग से खुलासे का है। अब ये जो आखिर अशरा जो है, आखिरी 10 दिन, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये दिन भी इम्पोर्टेंट है, ये रातें भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इसके अंदर एक रात ऐसी आती है कि जो लैलतुल क़द्र कहलाती है, जिसमें इबादत करने वाले को 1000 महीने से जायद का सवाब मिलता है। तो
तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान, माँ बहनें, बुजुर्ग इन रातों को बाज़ारों में, इन रातों को चौपालों में, इन रातों को घर के बाहर मोबाइलों के ऊपर खुदा के वास्ते इनको ना गुजारें। ये 10 रात अगर आपने बड़े एहतियात से और दुआओं के एहतमाम से गुजार ली तो साल भर आपके रिस्क में भी बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, मुआशरे के अंदर एक सुधार आएगा। इसलिए ये आखिरी 10 रातों में 3 चीज़ें हैं। एक तो जो लोग इस्तिताअत रखते हैं वो मस्जिदों के अंदर एहतिकाफ करें। मस्तूरात औरतें, माँ बहनें अपने घरों के उस हिस्से में एहतिकाफ करें कि जिस घर के अंदर पर्दा ज़्यादा हो, वहाँ बैठ करके अल्लाह अल्लाह करें और दुआएं मांगें। और नौजवान बच्चे तो अपनी जवानी को इसमें अल्लाह से मांग करके पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क में बसने वाले, रहने वालों के लिए अमन, शांति, भाईचारा, इसको बढ़ाने के लिए। मुंबई में एनसीपी ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इस इफ्तार पार्टी में एनसीपी सरबराह शरद पवार समेत पार्टी के दीगर लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस और शिवसेना के लीडरों ने भी इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम नुमाइंदे कसीर तादाद में मौजूद थे। मदीनतुल औलिया बुरहानपुर में सहरी के वक्त जगाने की रिवायत अब भी कायम है। सहरी के वक्त जहां नौजवान लड़कों की अंजुमनें मोहल्ले मोहल्ले नातिया कलाम पढ़ते हुए रोजेदारों को जगाती हैं, वहीं मालिन भी पिछले 40 सालों से रोजेदारों को जगाने का फरीजा अंजाम दे रही हैं। पेश बुरहानपुर से हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट। सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। रोदारो अल्लाह के प्यारो, जागो जागो। तारीखी शहर बुरहानपुर का शुमार मध्य प्रदेश के पसमानदा शहरों में ज़रूर होता है, मगर जब भी बात रिवायतों की होती है तो ये शहर रिवायतों को कायम रखने वाले शहरों में सरे फहरिस्त नजर आता है। साइंसी इनकलाबात के इस दौर में भी माह रमज़ान में इस शहर में रिवायती अंदाज में सहरी के वक्त रोजेदारों को जगाने की रिवायत कायम है। सहर के वक्त आप बुरहानपुर के किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, आपको ना सिर्फ फकीर रोजेदारों को सहरी के वक्त जगाते हुए नजर आएंगे, बल्कि नौजवान लड़कों की अंजुमन भी शब बेदारी इसलिए करते हैं ताकि रोजेदारों को सहरी के वक्त बेदार किया जा सके। नौजवानों ने असहाब सुफा के नाम से अंजुमन तश्कील दी है और वो गुज़िश्ता 5 सालों से सहरी के वक्त मोहल्ले मोहल्ले जाकर रोजेदारों को जगाते हैं। सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। ये हमारी पूरी टीम है असहाबी सुफ़ा। हमारी टीम ये चाहती है कि हर रोज़ादार उठे और अपनी नींद को बेदार करके अल्लाह को याद करे, अल्लाह के लिए रोज़ा रखे, सहरी करे। सहरी करना सुन्नत है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ख़ास सहाबी थे, सबसे पहले मुअज्जिन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा था कि आप सहरी के लिए लोगों को जागरूक करें और बेदार करें। तो उसी को देखते हुए, उनकी पैरवी करते हुए हमने ये सोचा है, 5 साल से लगभग हमारी पूरी टीम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सहरी वालों को उठाती है। बुरहानपुर में सहरी के वक्त जगाने वालों में आपको हर उम्र के लोग मिल जाएंगे। नात ख़्वाह अपने अंदाज में सहरी के वक्त बेदार करते हुए देखे जा सकते हैं, तो ऑटो वाले भी सहरी के वक्त जगाने का काम करते हैं। और जब बात सहरी के वक्त मर्दों के जगाने की हो तो ख़वातीन कैसे पीछे रह सकती हैं। इस शहर में गुज़िश्ता 40 सालों से मालिन बी भी रोजेदारों को सहरी के वक्त जगाने का काम करती हैं। बंद करिए सर, माइक बंद करिए, अभी चालू करना आपने। मकामी लोगों को भी सहरी के वक्त मालिन बी का शिद्दत से इंतजार रहता है। ड्राइविंग करता हूँ लेकिन रात में फालतू टाइम रहता है, तो मैं ये कोशिश है मेरी कि कोई रोज़ा रखने वाला चूक ना जाए नींद के खुमार में, इसलिए मैं थोड़ा सा 2 घंटे के लिए आवाज़ लगाने, उनको उठाने के लिए निकल पाता हूँ। साल हो गए ये छोटे थे भाई, जब से हूँ मैं जवानी में थे, जब से हाँ
बुढ़ी रहोगे अब क्या है, मरना है कभी भी। सेवा से कितनी खुशी होती है? बिल्कुल होती, माँ बहना को उठाती, गरीब ने को उठाती, सेठ क्या न जाती। हाँ बिल्कुल, इनका इंतज़ार सबको रहता है। दरअसल ये बहुत अच्छे वक्त पर आते हैं। अगर थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो सहरी करने में थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है, लेकिन ये इतने सही वक्त पर उठाते हैं जिससे सहरी करने में बहुत आसानी जाती है, घर में सब चीज़ें बन जाती है आसानी। बुरहानपुर में सहरी जगाने वालों की अंजुमन तश्कील देने का काम माह रमजान से 6 माह कबल शुरू कर दिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि माह मुबारक में रोजेदारों की खिदमत करने का उन्हें जो कल्बी सुकून मिलता है उसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस उनका मकसद यही है कि किसी रोजेदार का रोजा ना छूटे और अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल कर ले। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुरहानपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। 2 साल के बाद इस साल ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों की वजह से औरंगाबाद शहर के 5 ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की गई थी, लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने पूरी तरह रियायत दी है। इसलिए औरंगाबाद के कदीम तरीन छावनी ईदगाह में जंगी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि इस साल फर्जंदान तौहीद की तादाद में कई गुना इजाफा हो सकता है। इसका ख्याल रखते हुए अतराफ व अकनाफ के मैदानों को भी साफ किया जा रहा है। इसके अलावा वजू खाने की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि सनरसीदा अफराद को मकामी मसाजिद में ही मौका फराहम किए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक पहले रोजे से जो कारपोरेशन की मदद रही है साफ सफाई की, उसके बाद कलरिंग का काम चालू हुआ, उसके बाद जो हमारे वजू के हाउस जो फूट गए थे वो वजू के हाउस का भी रिपेयरिंग चालू है कारपोरेशन की तरफ से। और एक 2-3 दिन पहले वर्क बोर्ड के सीईओ साहब अनीस अहमद साहब भी यहाँ पर आके गए। उन्होंने पूछा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैंने रिक्वायरमेंट बताया कि हमारे स्टेज पे वीआईपी लोग आते हैं, सीपी साहब ये वगैरह, और सीसीटीवी का है और कुछ रुपये का इंतजाम वर्क बोर्ड की तरफ से किया गया है। और भी कुछ लगता है तो सीईओ साहब ने मुझे बोले बताइए क्या। इस बारी को 2 साल का जो पब्लिक का जोश रहेगा नमाज के लिए कि ईदगाह में नमाज को जाना है हमें, तो उस हिसाब से हमने इस तरीके से तैयारी कर सके हैं कि बाजू का जो हमारा ग्राउंड है तो जिसमें कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग बैठे होंगे, तो हमने ग्राउंड में बाजू का पूरा तैयार कर लिया। और पीछे का ग्राउंड जिसमें से 25 से 30 हज़ार पब्लिक वहाँ बैठेंगे, हमने उस पब्लिक बढ़ेंगे उस कारण से हमने पूरे तीनों ग्राउंड तैयार करके रखे। रमजान के बाबरकत महीने में रोज़ा इफ्तार करवाना बेहतरीन नेकी का काम होता है। यही वजह कि शहर में इनफरादी तौर पर भी और मुख्तलिफ तंजीमों और महकमों की जानिब से भी दावत इफ्तार का इनेकाद किया जा रहा है। महकमा पुलिस की जानिब से भी हर साल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जाता है। इसी सिलसिले में इतवारा पुलिस की जानिब से लक्स फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस इफ्तार पार्टी का शानदार इनेकाद किया गया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।